पिज्जा भाजी वाली। किसी शॉपिंग मॉल के बाहर एक बुजुर्ग इंसान पाव भाजी बेचता था। दिन भर उसके पास बड़ी मुश्किल से 10-15 लोग ही पाव भाजी खाने आते थे। शाम को बहुत सारी पाव भाजी बच गई, जिसे लेकर वो अपने घर चला गया और अपने हाथों से अपनी बेटी ललिता को खिलाने लगा। बेटी ये लो, आज भी पाव भाजी बच गया, मेरे हाथों से खा लो। पापा, आजकल तो पिज्जा का जमाना है, मैं ये पाव भाजी खा खा कर बोर हो गई हूँ। बेटा, बाहर ग्राहक भी पाव भाजी नहीं खाते, तू भी नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा। तभी वहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ पानी लेकर आ गई। खा लो बेटी, तुम्हारे पापा कितने प्यार से खिला रहे हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी शादी कर सके। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप लोग खा लो। इतना बोलकर ललिता अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह ललिता अपने पापा को जगाने लगी क्योंकि 8 बज चुके थे। पापा, पापा उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए। इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोते। आज पाव भाजी बेचने नहीं जाना क्या पापा? पापा उठो। माँ देखो, पापा उठ नहीं रहे। देखो क्या हो गया पापा को। जब उसकी माँ उसके पास आई तो देखा उसके पापा ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। अब उस घर में सन्नाटा पसर चुका था। ललिता खुद को कोस रही थी। कितनी बुरी हूँ माँ, काश कल रात में पापा के हाथों से आखिरी बार पाव भाजी खा लेती। बेटी, अब पछताने से क्या होगा। अब तो हमें ये सोचना है कि हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। मैं दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजूंगी। नहीं माँ, जवान बेटी के होते हुए आपको दूसरों के घरों में बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। पापा की जगह मैं पाव भाजी बेचूंगी। उसी दिन से ललिता उसी फुटपाथ पर ठेला लगाकर पाव भाजी बेचने लगी। फिर एक रोज, आज इस शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर देखती हूँ। शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंची तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग थे। घूमते घूमते वो पिज्जा स्टॉल के पास पहुँच गई, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ पिज्जा बेच रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ममता बोली, तुम तो वही हो ना जो हमारे मॉल के बाहर पाव भाजी बेचती हो? तुम्हारी औकात कैसे हो गई हमारे पिज्जा स्टॉल के सामने आने की? मैं तो खुद अपनी दुकान चलाती हूँ, तुम लोग तो यहाँ नौकरी करती हो। अरे जितना तू कमाती है ना उससे 3 गुना ज्यादा हमारे यहाँ पर सैलरी है, चल भाग यहाँ से। ललिता अपनी आंखों में आंसू लिए घर वापस आ गई। दोनों माँ बेटी पाव भाजी खाकर सो गई। तो वो हर दिन उसी मॉल के सामने फुटपाथ पर पाव भाजी बेचा करती थी, पर उसके पास बहुत ही कम ग्राहक आया करते थे। एक रोज, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मेरा भी खुद का एक पिज्जा स्टॉल होता, मैं भी इन लड़कियों की तरह मॉडर्न बन पाती। लगता है मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी। तो इस तरह किसी तरह वो पाव भाजी बेचकर अपनी जिंदगी काट रही थी। फिर एक रोज कुछ लड़के उसके ठेले पर आए और बोले, अरे आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर पाव भाजी बेचती रहती हो, पर आपका पाव भाजी खाने तो कोई आता नहीं। आजकल पिज्जा का जमाना है, तुम्हारा पाव भाजी सिर्फ गरीब लोग ही खा सकते हैं, और इस एरिया में गरीब तो बहुत कम आते हैं। ऐसा करो, पिज्जा बेचना शुरू कर दो, फिर हम लोग भी आया करेंगे। इतना बोलकर वो लड़के वहाँ से चले गए। अब ललिता मन ही मन सोचने लगी, वैसे लड़का कहते सही रहा था, लेकिन पिज्जा बनाने में तो बहुत पैसा लगता है, मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा, लेकिन कुछ न कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगले दिन वो पाव की जगह चौकोर आकार के बड़े बड़े ब्रेड ले आई। उस ब्रेड को उसने गैस पर रोस्ट कर लिया, फिर उसके ऊपर भाजी रख दी। उसके बाद उसने उसके ऊपर प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर काट कर डाल दिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उसने उसके ऊपर चीज भी डाल दिया और दूसरी ब्रेड ऊपर से रख दी। इसके बाद उसने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिख दिया, पिज्जा भाजी वाली। कुछ लड़के फिर से उसकी दुकान पर आए। अरे ये क्या बच्चों वाली चीज शुरू कर दी तुमने? पिज्जा भाजी का नाम सुनकर ही अजीब लगता है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। तभी पिज्जा स्टोर में काम करने वाली लड़कियां भी वहाँ पर पहुँच गयी। ये क्या है, पिज्जा भाजी नाम की भी कोई डिश होती है क्या? क्यों यहाँ पर लोगों को उल्लू बना रही हो? चलो लड़कों, मैं तुम लोगों को मस्त पिज्जा खिलाती हूँ। हाँ चलो चलो। सारे लोग मॉल के अंदर घुस गए। अब ललिता उदास हो गई। हे भगवान, कितनी मेहनत से दिमाग लगाकर मैंने नई डिश बनाई और लोग उसका मजाक उड़ाकर चले गए। तभी उसके पास एक 15 साल का भिखारी आया। दीदी ये क्या नई चीज है? ये मैंने नई डिश बनाई है, इसका नाम है पिज्जा भाजी, तुम खाओगे? हाँ दीदी, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं भाई, कम से कम तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मेरी पिज्जा भाजी खाने के लिए तैयार हो। ये लो और खाकर बताओ कैसा लगा। उस भिखारी ने जैसे ही पिज्जा भाजी खाया वैसे ही जोर जोर से उछलने लगा। क्या बात है दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पिज्जा खिलाया, लेकिन इसका स्वाद तो पिज्जा से भी कई गुना ज्यादा अच्छा है।
मैं पूरी मार्केट में लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगा, सुनो मोहल्ले वालों, मार्केट में नई चीज आई है, पिज्जा भाजी। पिज्जा भाजी वाली दीदी के पास जाओ और नया स्वाद पाओ। यही चिल्ला चिल्ला कर वो पूरी मार्केट में दौड़ने लगा। वो बिल्कुल पागलों की तरह पिज्जा भाजी का प्रचार करने लगा। लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा और बहुत सारे लोग ललिता के ठेले पर आ गए। जब उन्होंने बोर्ड पर उस डिश का नाम पढ़ा था, अरे बेटी, ये पिज्जा भाजी क्या है? ये तो हमने पहली बार सुना है, जरा हमें भी खिलाओ। हाँ बेटी, मुझे भी खिलाओ। वो भिखारी तो तुम्हारा पिज्जा भाजी खाकर बिल्कुल पागल ही हो गया। हम भी तो देखें कैसा स्वाद है इसका। जी बिल्कुल, अभी खिलाती हूँ। फिर आप लोग सच सच बताना कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। और हाँ, इसका रेट सिर्फ 20 रुपए है। ललिता ने उन लोगों को भी पिज्जा भाजी खिलाया। क्या बात है बेटी, ये तो बिल्कुल नई चीज बना दी तुमने। 20 रुपए में ऐसा स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे 10 पिज्जा भाजी पैक कर दो, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, इसका स्वाद तो सबसे अलग और सबसे जुदा है। अब मुझे भी 20 पिज्जा भाजी पैक कर देना प्लीज। उस दिन के बाद उसका पिज्जा भाजी खूब बिकने लगा। अब सारे लड़के लड़कियों ने मॉल के अंदर जाकर पिज्जा खाना बंद कर दिया था और ललिता का पिज्जा भाजी खाने लगे थे, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता था। पिज्जा स्टोर का मालिक इस बात से बहुत नाराज हुआ। इस लड़की ने तो मेरे पिज्जा स्टोर को टक्कर दे दी। इसने मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। इसका ठेला यहाँ से हटवाना पड़ेगा। उसने पुलिस को फोन करके ललिता का ठेला हटवाने को बोल दिया। अगले दिन पुलिस उसके ठेले के पास पहुँच गई। देखो, ये जगह सरकारी है, यहाँ पर तुम अपना ठेला नहीं लगा सकती। लेकिन सर, मेरे पापा पिछले 30 सालों से यहीं पर अपना ठेला लगाते थे। देखो, चुपचाप अपना ठेला हटाओ, वरना अगर हमने जबरदस्ती की तो लोग कहेंगे कि गरीबों को सताती है पुलिस। बेचारी ललिता वहाँ से जाने लगी। ये सब होते हुए मॉल का मालिक देख रहा था। इस लड़की का पिज्जा भाजी काफी फेमस हो गया है, क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। इसी बहाने बेचारी की लाइफ भी सेट हो जाएगी। जब ललिता रोती हुई काफी दूर निकल गई, तब मॉल का मालिक उसके पास पहुंचा। अरे बेटी रुको, ये तो बिल्कुल नया कंटेंट निकाल दिया तुमने। चारों तरफ इसकी चर्चा है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं कि ये कैसा लगता है। सर, आप तो इतने बड़े मॉल के मालिक हैं, आप सच में मेरा पिज्जा भाजी खाएंगे? ये लीजिए। उसने पिज्जा भाजी खाया जो उसे बहुत पसंद आया। बेटी, इसका स्वाद तो बहुत अलग है और तुमने नई डिश की इन्वेंशन भी कर दी। अब तुम ऐसा करो, मेरे मॉल के अंदर अपनी दुकान लगाओ। लेकिन सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मॉल के अंदर अपना स्टोर खोल सकूं। अरे बेटी, उसकी फिक्र मत करो। जब तुम्हारी दुकान खूब चलने लगे तब हर महीने सिर्फ किराया दे दिया करना। मैं तुम्हें पूरा स्टोर बना के दूंगा, ठीक है? ये सुनकर ललिता खुशी से फूली नहीं समाई। कुछ ही दिनों बाद उस मॉल के अंदर उसका पिज्जा भाजी स्टोर बनकर तैयार हो गया और उसी दिन से उसकी दुकान खूब चलने लगी। अब बड़े बड़े लोग भी उसके स्टोर पर आने लगे थे, इसलिए उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। तब पिज्जा वाली लड़कियां ललिता के पास आई। ललिता, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी आंखों के सामने तुम फुटपाथ से उठकर एक नए ब्रांड की मालकिन बन गई। तुम हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो, इसीलिए कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कब किसके अंदर से कौन सा टैलेंट बाहर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी मॉल का मालिक भी वहाँ आ गया। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुत जल्द तुम्हारा इंटरव्यू भी होने वाला है। तुम्हारी जर्नी के बारे में हर कोई जानना जो चाहता है। तो इस तरह ललिता एक नए एंटरप्रेन्योर के नाम से फेमस हो गई। उसने बहुत अच्छा बंगला भी बनवा लिया और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगी। शहर के भीड़ भाड़ वाली बाजार में एक छोटी सी ठेली थी, जहाँ हर शाम एक महिला पानी पूरी बेचने आती थी। उसका नाम था सीमा। उसकी ठेली की खास बात ये थी कि वो 5 अलग अलग तरह के पानी पूरी बेचती थी। उसकी पानी पूरी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और दूर दूर से लोग उसकी ठेली पर पानी पूरी खाने आते थे। सीमा की पानी पूरी में सबसे बड़ी बात थी उसका स्वाद और मेहनत। हर सुबह वो ताजी चटनी और मसाले तैयार करती। उसके पास 5 तरह का पानी था, खट्टा मीठा पानी, तीखा पानी, पुदीना पानी, लहसुन पानी और आम पन्ना पानी। लोग दूर दूर से उसकी ठेली पर आते और अपनी पसंद का पानी मांगते। सीमा बहुत मेहनती थी, वो दिन भर खूब मेहनत करती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता था, इसलिए घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले सीमा ही संभालती थी।
सीमा जिस जगह पर अपनी पानीपुरी का ठेला लगाती थी उसके सामने एक बड़ी किराने की दुकान थी जिसे रमेश नाम का एक बदमाश आदमी चलाता था। रमेश सुमन से बहुत चिढ़ता था और अक्सर ही उसे किसी न किसी बहाने बुरा भला बोलता रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण था सुमन की ठेली पर ग्राहकों की भीड़ लगना। ओ सुमन, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मेरी दुकान के पास से अपने ग्राहकों के साइकिल स्कूटर खड़े मत होने दिया कर। किसी दिन तेरी शिकायत पुलिस को करती तो तू ठेली लगाने लायक नहीं रह जाएगी। भैया जी, वो सफेद स्कूटी आपकी है, जरा हटा लो। ये दुकानदार ऐसे ही है, बेकार में बात बढ़ा देगा। अरे भाई, इतना भड़क क्यों रहे हो? 2 मिनट खड़ी तो की है। ये बड़ी अच्छी बात हुई। पानी पूरी तुम उसके ठेले पर खाओ और अपनी स्कूटी यहाँ मेरी दुकान के आगे रखो। हाँ, अरे हटाओ अपनी स्कूटी भाई, यहाँ से मुझे दुकान में जाने का रास्ता बनाना है। रमेश को अक्सर ऐसे ही सीमा से जलन होती थी, क्योंकि उसकी दुकान पर जितनी भीड़ नहीं जुटती थी उससे ज्यादा लोग सीमा की ठेली पर 5 तरह की पानीपुरी खाने के लिए जमा रहते थे। रमेश की साली कविता गांव से शहर आई हुई थी। कविता की आदत थी कि जहां भी फायदा नजर आए वो तुरंत उसमें कूद पड़ती। एक दिन वो अपनी बहन के साथ घूमते हुए रमेश की दुकान पर आई। क्या बात है जीजा जी, इतना गुस्साए हुए क्यों हो? अरे कविता, सुधा, तुम दोनों आज दुकान पर? कुछ नहीं, बस ऐसे। सुधा का मन हो रहा था बाजार घूमने का, तो बस सोचा दुकान पर भी आ जाए। चलो ना दीदी, वो सामने ठेले से पानीपुरी खाते, उस ठेले पर 5 तरह की पानीपुरी है। कोई जरूरत नहीं है उसके ठेले से कुछ खाने की, सामने दुकान से समोसे ला देता हूं, वो खा लो। पर आप उस ठेले से पानीपुरी क्यों नहीं खाने दे रहे जीजा जी? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या उसके पानीपुरी खराब होते हैं? नहीं, बस ऐसे। मुझे उसके ठेले पर बढ़ती हुई भीड़ पसंद नहीं है। उसके ठेले की वजह से मेरी दुकान के बाहर भी जगह नहीं बचती। इसी वजह से मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। बेकार से पानी पूरी खिलाकर इतने पैसे कमा रही है ये। वैसे जीजा जी, ये पानीपुरी का धंधा बढ़िया बहुत है। अच्छे खासे पैसे कमा लेती हो कि ये पानीपुरी वाली। और क्या, मैं तो इनको भी कई बार कहती हूँ कि तुम भी इसी तरह का कोई काम खोल लो। पता नहीं, ये दुकान पर बैठते हैं, यहाँ तो कोई कमाई ही नहीं होती। इससे ज्यादा तो वो सुमन पानीपुरी वाली कमा रही है। अरे तो मेरे कोई 10 हाथ और 10 पैर तो नहीं है जो मैं एक साथ इतना काम संभाल सकूं। तुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है। इन सब कामों के लिए एक आदमी की जरूरत होती है जो सारा दिन ड्यूटी दे। जीजा जी, अगर मैं पानीपुरी का ठेला लगा लूं, इतना तो कह सकती हूँ कि भीड़ तो मैं ऐसे ही ले आऊंगी। ये 5 तरह की पानीपुरी का ठेला जो लगा रही है, मैं इससे बढ़िया पानीपुरी तैयार कर दूंगी। पर पैसा तुम्हें लगाना होगा जीजा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पैसा लगा सकता हूँ। और मेरे तो दिल को ठंडक भी मिलेगी जब कोई इसको टक्कर देने वाला आएगा। मैं कल ही तुझे पानीपुरी का ठेला लगवा देता हूँ। पर तुझे पानीपुरी बनानी आती है ना? हाँ हाँ जीजा जी, बहुत बढ़िया पानीपुरी बनानी आती है। मैं गाँव में कभी कभी घर पर बना लिया करती थी, सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। कविता की बात सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। उसके मन में तो वैसे भी सुमन के लिए ईर्ष्या थी। अब कविता का साथ मिलने से उसके मन में योजना भी आ गई। अगले 2 से 3 दिन में रमेश ने कविता को दुकान के बिल्कुल बराबर में 5 तरह की पानीपुरी का ठेला तैयार करके लगवा दिया। ठेला देखने में बहुत सुंदर था, शीशे वगैरह लगे हुए थे। ठेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि ठेला देखने में सुंदर होने के साथ साथ पानीपुरी के रेट भी बहुत कम थे। और कविता लोगों को आवाज लगाकर सस्ते पानीपुरी के लिए लालच दे रही थी। 10 रुपए में 5 तरह की स्वाद वाली पानीपुरी, इतनी सस्ती कभी नहीं खाई होगी। आइए आइए, 10 रुपए में 5 तरह की पानीपुरी खाइए। आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? अरे, ये सामने पानीपुरी का ठेला किसका है? रमेश ने अपनी साली को मेरे जैसा ही पानीपुरी का ठेला क्यों लगा कर दिया? किसी और चीज का भी तो लगा सकता था। कहीं न कहीं इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए। अब रमेश की साली कविता की बिक्री बढ़ गई और सुमन की बिक्री पर असर आ गया। पता नहीं कविता की पानीपुरी में वो स्वाद भी नहीं था जो सुमन की पानीपुरी में था। फिर भी लोग कविता के ठेले से ही पानीपुरी खाते थे। सुमन ने अब रमेश की दुकान के सामने ठेला लगाना बंद कर दिया। अब वो दुकान से दूर बाजार में ठेला लगाने लगी। हालांकि उसे जगह के पैसे देने पड़ते थे, पर कहीं न कहीं उसे ये सुकून था कि उसे रमेश जैसे इंसान से मुंह नहीं लगना पड़ रहा था। कहते हैं, इंसान की बेईमानी की सजा उसे एक न एक दिन मिल ही जाती है। ऐसा कविता और रमेश के साथ हुआ। कमाई अच्छी होने से रमेश के मन में लालच आने लगा। अब उसने सस्ते में पानीपुरी बनाने के बारे में सोचा। अरे जीजा जी, पानीपुरी बनाने के लिए ये तुम पुराने मसाले क्यों दे रहे हो? इस सूजी और आटे में तो कीड़े चल रहे हैं। अरे कविता, मेरी प्यारी साली, ये सब हम जैसे बेईमान पानीपुरी वालों की ट्रिक होती है। हम वो नहीं है जो महंगा सामान लाकर घाटे में कमाई करें। मेरे से कुछ पानीपुरी वाले यही सूजी और यही आटा और बिल्कुल यही मसाले लेकर जाते हैं और आराम से उनकी पानीपुरी बिकती है। अभी तक तो उन्हें कोई शिकायत नहीं आई। इसलिए अब हमने भी यही आइडिया अपनाया है। सस्ते घटिया मसाले और आटे से बढ़िया पानीपुरी तैयार करनी है, इसमें हमारा मुनाफा है। वैसे भी ये सब मेरे लिए बेकार है, मैं तो फेंकने ही वाला था, तो सोचा क्यों ना तेरे पानीपुरी के ठेले के लिए इस्तेमाल कर लूं। समझ में आई अब? जीजा जी,
कुछ भी कहो, तुम हो बहुत चालाक। रमेश और कविता दोनों ने मिलकर घोटाला शुरू कर दिया और फिर किसी ने खबर कर दी और फूड इंस्पेक्टर उनकी चेकिंग के लिए आ गए। हमेशा के लिए कविता का पानी पूरी ठेला सील कर दिया गया। उधर सुमन पहले की तरह ही साफ सुथरे तरीके से पूरी मेहनत के साथ वैसे ही बाजार में अपना पानी पूरी का ठेला चला रही थी। मैंने कहा था जीजा जी मिलावट मत करो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो वो 5 तरह की पानी पूरी वाली आज भी अपना ठेला इतने आराम से चला रही है। तो नुकसान तो मेरा भी हुआ है, तेरी वजह से मुझे कितना जुर्माना भरना पड़ा है। ना ही तुझे मैं ठेला लगाने देता और ना मेरे मन में लालच आता। मेरे भी काम पर असर पड़ा है। सुनिए, वो 5 तरह की पानी पूरी वाली सुमन का जो ठेला लगा है वहाँ पानी पूरी खाते हुए चलेंगे। बड़े स्वाद पानी पूरी बनाती है। सुमन की तारीफ सुनकर रमेश और कविता दोनों का मुंह लटक जाता है। कहते हैं बेईमान इंसान कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाता और जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा सफलता के रास्ते पर बढ़ते रहते हैं।